हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टीसीएस पाठशाला। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 लेकर के आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स आज के लिए कितना ज़रूरी विषय हो गया है कि बच्चों के लिए करंट अफेयर्स हर परीक्षा में ज़रूरी है। तो जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं तो लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स तो आप ज़रूर पढ़ के जाते हैं या जाना चाहिए पढ़ के आपको। तो इसीलिए आज हमने क्या कहते हैं इस वीडियो को यहाँ से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है और ये पार्ट 1 में और पार्ट 2 में दो तरह से आपको मिलेगा। पूरे 6 महीने की करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो कवर होंगे। आपके लिए इसमें बहुत अच्छा डिवीजन भी किया गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडम है। एक दिन में एक स्पोर्ट्स का है, एक ऐसा क्या कहते हैं दूसरा अपॉइंटमेंट है, ऐसा नहीं है। इसको बाकायदे कैटेगराइज किया गया है। आप देख रहे होंगे कि स्पोर्ट न्यूज़ जो है वो अलग है, स्टैटिक जीके अलग है, इंटरनेशनल न्यूज़ अलग है, नेशनल न्यूज़ अलग है। पार्ट 1 में हम लोग इन 4 पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे और जैसे ही पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे तो हम अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे या और भी जो क्या कहते हैं बचे होंगे उन्हें हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके लिए बेहतर है तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये पसंद आएगा तो हम ऐसे वीडियोस और भी 6 महीने के लेकर के मैराथन या तो फिर अपॉइंटमेंट्स के अलग, सैन्य अभ्यास के अलग ना ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का हमारा डिस्कशन पहले सबसे स्टार्ट हो रहा है स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो जितनी भी घटनाएं हुई हैं स्पोर्ट्स से संबंधित, जितने भी इवेंट्स हुए हैं स्पोर्ट्स से संबंधित, सब एक जगह कवर्ड है। आप इसे आराम से रिवाइज कर सकते हैं जब चाहे। देखिए पहला न्यूज़ क्या है कि इंडिया ने जो है वो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता हुआ है? इंडिया ने जीता हुआ है। किसको हराया है? ईरान को हराया है। मतलब ईरान कैसा है? रनर है। और ये इंडिया क्या है? इंडिया विनर की सिचुएशन में है। विनर और रनर को जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन जीता है और किसको हरा करके जीता है, तो विनर और रनर दोनों याद रखिएगा। तो अगर कोई पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन कि एशियन कबड्डी जो चैंपियनशिप हुई है वो कौन जीता है, तो उसको जीतने वाले व्यक्ति कौन है, वो देश कौन सा है? वो इंडिया है। और किसको हरा करके जीता है? तो ईरान को हरा करके। कहाँ हुआ था ये भी प्रश्न बनता है कि ये एशियन कबड्डी चैंपियनशिप किस जगह पर हुई थी, तो याद रखिएगा बुशान नामक जगह पर कोरिया में हुई है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। फैक्ट डायरेक्ट ये भी आ सकता है कौन सा देश विनर रहा, और ये भी आ सकता है कि कहां पर ये हुआ था। ध्यान रखिएगा आज तक कुल 9 बार जो है 9 संस्करण हुए हैं एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के, जिनमें से जो है 8 बार भारत जीता है। भारत की यहाँ पर मतलब अच्छी परफॉर्मेंस हमेशा से रही है। एक 2003 का शायद क्या कहते हैं वो चैंपियनशिप है जिसमें भारत फाइनल नहीं जीत पाया। अदरवाइज 9 संस्करणों में से 8 संस्करण जो हैं वो भारत ने जीता हुआ है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का। तो अगर पूछे 2023 एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, तो कोरिया में। ठीक है, बुशान में। और अगर पूछे कि किस देश ने जीता, तो इंडिया ने जीता। और सबसे ज्यादा बार जीतने वाला देश भी कौन सा है? वो इंडिया है। चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। ये बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है, कई बार पूछा जाता है ना। कई बार अगर आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि स्विस ओपन जो है वो कहां पर हुआ है और किसने जो है वो जीता हुआ है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि ऐसे बहुत सारे मतलब स्पोर्ट्स के बारे में नाम दे देगा और पूछेगा। हालांकि ये हम लोग अलग अलग यूएस ओपन और जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है वो अलग से भी पढ़ेंगे। ये हम लोग बात करने जा रहे हैं 2 व्यक्तियों के बारे में, और इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। एक सात्विक है और एक का नाम है चिराग। पूरा नाम आपके सामने लिखा हुआ है। सात्विक राज जो है रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो वैसे सात्विक और चिराग इनको एक साथ याद रखिए। सात्विक और चिराग बहुत ज्यादा चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने एक साल में कई सारे मेडल जीते हुए हैं, कई सारे टाइटल जीते हुए हैं। जैसे कि स्विस ओपन जीतने वाले व्यक्ति कौन है? वो सात्विक और चिराग हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड में हुआ है। ऐसे ही एशिया का चैंपियनशिप, ठीक है, दुबई में हुआ है, इसको भी सात्विक और चिराग ने जीता है।
इंडोनेशिया का जो ओपन हुआ है, जो कि इंडोनेशिया जकार्ता इज द कैपिटल, तो वहां पर हुआ था, उसको भी जीता है। ये चारों के नाम थोड़ा देखिए, कोरिया ओपन हो, इंडोनेशिया ओपन हो, एशिया चैंपियनशिप हो, और क्या कहते हैं स्विस ओपन हो, ये चारों जो है अगर आप देखें तो जीतने वाले व्यक्ति कौन है, वो है सात्विक और चिराग। तो ये नाम याद रखिएगा। पहले प्रश्न तो यही बन सकता है कि सात्विक और चिराग हाल ही में जो चर्चा में रहे वो किस स्पोर्ट से संबंधित है, ठीक है ना। या ऐसे पूछ लेगा कि सात्विक और चिराग ने निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो चैंपियनशिप जीता है या कौन सा चैंपियनशिप नहीं जीता है, ठीक है। तो 2023 में ये 4 टाइटल्स जो है सात्विक और चिराग ने जीते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इनके नाम से पूछा जाएगा, ठीक है, और कई बार आपसे पूछ लेगा कि कौन सा कप रहा जिसको उन्होंने जीता है, ठीक है। तो सात्विक और चिराग के बाद अगर हम लोग बात करें तो एक ट्रॉफी है ना, दिलीप ट्रॉफी, इसको जीतने वाला देश कौन सा है, साउथ जोन, हराया किसको है, वेस्ट जोन को, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखना है, अगर कोई दिलीप ट्रॉफी पूछे तो जीतने वाला कौन सा है, साउथ जोन, और हराया किसको है, वेस्ट जोन को हरा करके साउथ जोन ने जो है वो जीता हुआ है। ये रन अगर ना भी याद रखेंगे कि 75 रन से जीता है, 75 रन, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साउथ जोन विनर रहा, और जो डिफीट किया हुआ है, जो रनर रहा है वो कौन है, वेस्ट जोन रहा है। हाँ, ये जरूरी है कि दिलीप ट्रॉफी कहां पर हुआ है, तो बेंगलुरु का एक स्टेडियम है जिसका नाम क्या है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। तो चैंपियन जो रहा है वो साउथ जोन रहा है। अगर पूछे दिलीप ट्रॉफी का चैंपियन कौन सा क्या कहते हैं टीम रही, तो साउथ जोन रही। किसको हराई है, वेस्ट जोन को हराई हुई है, और कहां हुआ था, बेंगलुरु, और ये स्टेडियम का नाम याद रखना, ठीक है। तो दिलीप ट्रॉफी और जीतने वाला जो टीम है उसका नाम आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही ऑप्शन में मिलेगा वेस्ट जोन, साउथ जोन, तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक कर जाएगी, ठीक है। अगली न्यूज आपके लिए है, इंपॉर्टेंट है और स्पोर्ट्स से ही संबंधित है। हम लोग क्योंकि स्पोर्ट्स वाले ही सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है, ठीक है। एथलेटिक चैंपियनशिप जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 हुई है, जो कि हुई कहां पर है, थाईलैंड में हुई है। पहला प्रश्न तो डायरेक्ट यहीं से बनेगा कि एशियन जो एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है वो कहां पर हुई है, तो वो बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। और अगर पूछ ले किस स्टेडियम में हुई है, तो इस स्टेडियम का नाम आप याद रखेंगे, सुभाष लासाई नेशनल स्टेडियम बैंकॉक, ठीक है। तो स्टेडियम का नाम भी सुभाष लासाई अगर याद हो सके तो ठीक है, अदरवाइज कम से कम एक बार पढ़ के जाएंगे तो वहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आपको क्लिक करने में आसानी होगी। तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुई है, वो कहां पे हुई है, बैंकॉक थाईलैंड में हुई है, ठीक है ना। और भारत जो है यहां पर कुल 27 मेडल लेकर आया है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत को कितने मेडल मिले हैं एशियन जो एथलेटिक चैंपियनशिप है उसमें, ठीक है, और कितने गोल्ड मिले हैं, 12 गोल्ड मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद सिल्वर और क्या कहते हैं, मतलब 6 गोल्ड मिले हैं, 6 गोल्ड मिले हैं, 12 जो है वो सिल्वर है और 9 जो है वो ब्रॉन्ज है। अगर आप देखेंगे तो भारत की जो पोजीशन है वो कितनी है, 3rd है। टोटल जो नंबर है वो कितना है, 22 है, जबकि चाइना जो है वो 27 मेडल है, और चाइना को 22 ही मेडल मिले हैं, लेकिन वो 2nd रैंक पर है। तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को कि चाइना को सर कम क्या कहते हैं मिले हैं, उसके बाद भी वो भारत से ज्यादा क्यों है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रैंकिंग जो डिसाइड होती है वो गोल्ड मेडल से डिसाइड होती है, टोटल नंबर ऑफ मेडल से डिसाइड नहीं होती। तो भारत को 6 ही गोल्ड मिले हैं, चाइना को उससे ज्यादा मिला है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं देखेंगे तो 3rd पोजीशन पर आपका भारत होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बात याद रखिएगा, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का जो शुभंकर है वो लॉर्ड हनुमान है, ठीक है। तो लॉर्ड हनुमान जो है वो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के शुभंकर हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि शुभंकर कौन थे, कहां हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है, स्टेडियम का नाम सुभाष लासाई स्टेडियम याद रखेंगे। टोटल मेडल्स कितने, 27, गोल्ड कितने, 6, और कौन सी पोजीशन, 3rd, ठीक है। तो आप इसे नोट भी करते चलिए, और साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखिए कि कभी भी पूछ ले एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप तो 27 आपको मेडल याद होंगे, और आपको कुल मिलाकर के 6 गोल्ड याद होंगे। ये आपके लिए ये वाला भी मतलब डाउट क्लियर रहे, इसके लिए ये इमेज भी रखी गई है कि देखिए यहां पर देख रहे होंगे तो चाइना को कुल 8 गोल्ड मेडल मिले हैं और भारत को 6 ही मिले हैं, इसीलिए जबकि 22 ही है, जबकि 22 ही देखा जाए तो क्या कहते हैं
टोटल मेडल है, हमारे पास 27 है, लेकिन फिर भी हम थर्ड रैंक पर क्यों हैं? क्योंकि गोल्ड मेडल से ही रैंकिंग डिसाइड होती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगली खबर आपके लिए, SAFF चैंपियनशिप। ठीक है, फुल फॉर्म इसका क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, सैफ। ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि सैफ जो चैंपियनशिप है, सैफ पूछेगा तो पहली बात तो ध्यान रखना है कौन से फुल उससे जुड़ा हुआ है। जैसे दिलीप ट्रॉफी अभी पढ़ा था तो वो क्रिकेट से रिलेटेड है, वैसे ही अगर अभी हम लोग पढ़े सैफ किससे रिलेटेड है तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। पहली बात तो ये ध्यान रखोगे। और 2023 में जो इसका क्या कहते हैं चैंपियन बना वो भारत बना। इंडिया ने डिफीट किया किसको? कुवैत को। ठीक है, और ये भारत जो है वो चैंपियन बना। भारत ने कुल मिलाकर के आज तक 9 टाइटल सैफ के जीत रखे हैं, मतलब कि मेन की टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है सैफ में भी। तो सैफ जो चैंपियनशिप 2023 हुई है जो कि कर्नाटका में हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेता है कि सैफ जो चैंपियनशिप है या फुटबॉल का जो सैफ टूर्नामेंट होता है, चैंपियनशिप होता है, वो किस शहर में हुई? तो बेंगलुरु याद रखना। और कौन से राज्य में हुई? तो कर्नाटका याद रखना। कौन जीता है? तो भारत जीता है। किसको हराया है? तो कुवैत को हराया है। ठीक है, और कुल जो है 14 जो एडिशन हुए हैं, 14 सैफ के एडिशंस हुए हैं, उनमें से 9 भारत ने जीत रखा है। तो कुल 14 में से 9 सैफ के जो चैंपियनशिप है वो भारत ने जीत रखा है। ये टीम है जो पार्टिसिपेट कर रही थी ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए के ही दोनों लोग इंडिया और कुवैत फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें इंडिया ने हरा करके कुवैत को अपनी पोजीशन सिक्योर की और सैफ चैंपियनशिप 2023 भारत ने जीती। ठीक है, अगली स्पोर्ट्स से ही न्यूज है, और ये बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आते हैं। आप इन्हें कॉपी पेन में नोट भी जरूर करिए। वीडियो तो आपके पास उपलब्ध रहेगा ही कि आप बार बार देख पाएंगे, लेकिन आप इन्हें नोट भी करें। ठीक है, बहुत जरूरी है। जैसे कि कई बार पूछ लिया जाता है, सब 2023 का ही कहानी है, 6 महीने पिछले का बात कर रहे हैं तो 2023 ही रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा। जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो विंबलडन जो टूर्नामेंट हुआ है, जैसे फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट हुआ है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट हुआ है, जैसे कि यूएस ओपन टूर्नामेंट हुआ है, तो जब कभी भी ऐसे पूछ लेता है ना 4 ट्रॉफी और पूछ लेता है कौन जीतने वाला है, विनर कौन है महिला में और पुरुष में, तो आप इसे ना याद रखिएगा। विंबलडन ट्रॉफी जो हुई है, विंबलडन टूर्नामेंट जो हुआ है, उसका 136वां एडिशन जो है वो हुआ है, जिसमें क्या कहते हैं मेन में, मतलब कि पुरुषों में विजेता रहे हैं कौन? अल्काराज, मतलब कि कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के हैं। कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो अल्काराज हैं वो किस देश के हैं, या जो क्या कहते हैं विंबलडन के जो विजेता हैं अल्काराज, वो किस देश से संबंधित है ना, ये भी प्रश्न बनता है। और वुमन में जो जीतने वाली हैं वो बेलारूस की हैं, नाम है आर्या साबालेंका। ठीक है ना, तो आर्या साबालेंका, तो आर्या साबालेंका जो है, और ये कहाँ की है? बेलारूस की है। वो महिला टीम की तरफ से, मतलब कि महिलाओं में जीतने वाली है विंबलडन टूर्नामेंट। और कार्लोस अल्काराज जो है वो स्पेन के हैं, जो पुरुषों में विजेता हुए हैं। फ्रेंच ओपन जो हुआ है, ये 27वां एडिशन इसका हुआ है। नोवाक जोकोविच, सर्बिया के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता हुआ है। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है। इसमें भी विंबलडन में जो है जब कार्लोस अल्काराज जीते थे तो रनर में जो रहे नोवाक जोकोविच ही रहे थे। तो फ्रेंच ओपन जो है वो कौन जीता? जोकोविच ने जीता है। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। जो वुमेन में जीती हुई है वो लगा स्वियातेक, तो लगा स्वातेक ऐसे याद रखेंगे, लगा स्वातेक। ठीक है ना, ये महिला है पोलैंड की, और इन्होंने जो है वो सिक्योर किया है पोजीशन महिला में। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ है, जिसका 111वां एडिशन इस बार खेला गया है, उसके भी विजेता जो है नोवाक जोकोविच ही रहे, जो कि सर्बिया के हैं। और जो महिला है वो मार्केटा वोंड्रोसोवा, मतलब थोड़ा कठिन नाम है, आप देख लीजिएगा। तो मार्केटा अगर याद रखेंगे तब पर भी काम हो जाएगा। ठीक है, अगर वोंड्रोसोवा याद ना भी रहे तो आप मार्केटा कम से कम याद करके देखेंगे। एक चीज अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें तो हम लोग एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। विंबलडन के बारे में बात करते हैं तो कोई अल्काराज करके व्यक्ति है, ठीक है, और साबालेंका जो है वो महिला में है। और अगर हम लोग बात करें फ्रेंच के बारे में तो नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं, और जो है स्वातेक जो है वो कहाँ की है? पोलैंड की है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच हैं और मार्केटा वोंड्रोसोवा है।
यूएस ओपन लगभग 10, जिस दिन आज वीडियो आप देख रहे हैं, या हो सकता है कि आज हम 10 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप कल परसों देख रहे हो, तो इसका भी रिजल्ट नहीं आया है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर तब तक रिजल्ट घोषित हो गया हो। तो यूएस ओपन के पुरुषों में विजेता कौन है और महिला में विजेता कौन है, उनके देश के नाम के साथ बताइएगा। तो ये ग्रैंड स्लैम जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं 2023 में, ये आगे कहते हैं विंबलडन और फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ठीक है, इनके विजेता के नाम डायरेक्ट क्वेश्चन में बनते हैं, ठीक है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए अगली न्यूज है, स्पोर्ट्स में ही डिस्कस कर रहे हैं, चेस वर्ल्ड कप 2023, ठीक है, 2023। तो चेस वर्ल्ड कप जो हुआ है वो कौन से देश में हुआ है? सबसे पहले तो बाकू, अजरबैजान, ठीक है। अजरबैजान मतलब कैस्पियन सी के पास में स्थित एक देश, ये अजरबैजान आपके लिए है। तो कैस्पियन सी से भी रिलेटेड कई बार ज्योग्राफी का अच्छा प्रश्न आ जाता है कि उसके आसपास के कंट्रीज कौन से हैं, आप गूगल करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कैस्पियन सी से बॉर्डर टच करते हुए कौन कौन से देश हैं। तो अजरबैजान में हेल्ड हुआ है वर्ल्ड कप जो चेस का हुआ है 2023 का, ठीक है। और जो जीते हुए व्यक्ति हैं वो हैं मैग्नस कार्लसन, ठीक है ना, और इन्होंने जीता है, ये तो बड़ी चर्चा में भी खूब रहा है। और प्रज्ञानंदा जो भारत के रहे हैं वो रनर रहे हैं, ठीक है, जिनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है। और बहुत मतलब इज्जत मिली प्रज्ञानंदा को, उनसे प्राइम मिनिस्टर भी मिले थे और उनकी पूरी परिवार से मिले, उनके साथ चेस भी खेले। तो एक जो क्या कहते हैं बहुत छोटी सी आयु में इतने बड़े चैंपियनशिप में गए और रनर रहे, तो ये याद करने की जरूरत है। कई बार पूछा जा सकता है कि प्रज्ञानंदा जो सेकंड पोजीशन पे रहे उनको हराया किसने था, ठीक है ना। तो मैग्नस कार्लसन ने हराया था। एक काम करिए, आप मुझे इस बात को कमेंट में बताइए कि ये जो व्यक्ति हैं वो किस देश के हैं, ठीक है, ये कार्लसन जो है वो किस देश के हैं। हमेशा चर्चा में रहते हैं, जब विश्वनाथ आनंद की जब चर्चा हो रही थी तो उस समय भी उनके साथ कुछ मैचों को लेकर के इनकी चर्चा हुई है। तो आप मुझे इनके ओरिजिन जो कंट्री है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो अपने को क्या याद रखना है, चेस वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, कहाँ हुआ है? बाकू, अजरबैजान में जीतने वाला, ठीक है, मैग्नस जो है कार्लसन वो जीते हुए हैं, विनर रहे हैं। और भारत के जो प्रज्ञानंदा है, ठीक है, वो क्या कहते हैं रनर रहे हैं। और बहुत ज्यादा फेम मिला है किसको? प्रज्ञानंदा को। इनका पूरा नाम आर प्रज्ञानंदा है, आर का मतलब हो गया रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगली न्यूज, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। आर्चरी मतलब होता है धनुर्धारी, मतलब कि वो तीरंदाजी वाला। तो तीरंदाजी का जो चैंपियनशिप हुआ है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, आर्चरी का मतलब हो गया तीरंदाजी। देखो भाई, इंग्लिश और हिंदी में बहुत बहानेबाजी ये मत करिएगा कि इंग्लिश में है तो हम लिख नहीं पा रहे हैं, हम उसका हिंदी बता रहे हैं कि जो विश्व तीरंदाजी जो चैंपियनशिप हुई है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ हुई है डायरेक्ट पूछा जाता है, आर्चरी। जैसे अजरबैजान से संबंधित कौन सा है? चेस वाला है। वैसे ही आर्चरी से संबंधित कहाँ है? बर्लिन में हुआ है, जर्मनी, ठीक है। 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में ये चैंपियनशिप हुई है जर्मनी में, उसकी राजधानी है बर्लिन, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत ने जो है वो 3 गोल्ड जीते हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड भारत ने ही जीते हैं, और 1 ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक जो होता है, ठीक है, उसे जीता हुआ है। तो इंडिया जो है सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाला कंट्री भी हुआ है। और एकमात्र एक महिला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है कि कौन सी ऐसी महिला रही जो विश्व तीरंदाजी जो क्या कहते हैं चैंपियनशिप हुआ उसमें इंडिविजुअल गोल्ड, मतलब कि अकेले जब तीरंदाजी करी जाए, समूह में नहीं, ग्रुप में नहीं, तो इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाली महिला कौन सी है? तो अदिति गोपीचंद स्वामी जो है व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। और ये बहुत जरूरी है। क्या क्या प्रश्न याद करने हैं कि जब तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात हो तो हम बताएंगे किस देश में हुआ है। तो भैया इसका आयोजन हुआ है बर्लिन, जर्मनी में, ठीक है। और भारत ने सर्वाधिक जो है वो मेडल्स जीते हैं, 3 गोल्ड जीते हैं, 1 ब्रॉन्ज जीता हुआ है। और एक जो अदिति गोपीचंद स्वामी रही हैं वो इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है।
इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाली, मतलब अकेले इन्होंने प्रतिभाग किया और गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ठीक है, तो अदिति स्वामी बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, किसमें किसमें आर्चरी में। डायरेक्ट पूछ लेगा कि अदिति स्वामी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो वहां पर तीरंदाजी ऑप्शन में होगा और आप उसे सही करके आएंगे। चलिए अगली अगली न्यूज आपके लिए है 2023 का विश्व शूटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप कहां हुई है? अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान में हुई है। कब से कब तक? 1 से लेकर के 4 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक हुई है। इंडिया ने 6 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज जीते हैं, कुल 14 मेडल जीते हुए हैं। आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है, अगर याद कर सकिए तो, विश्व शूटिंग चैंपियनशिप कहां हुई है? अजरबैजान में हुई है। ठीक है, जिसमें भारत ने 6 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर के 14 मेडल्स जो हैं वो अपने नाम करे हुए हैं। तो ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है ना, तो विश्व शूटिंग जो चैंपियनशिप है वो कहां हुई? अजरबैजान में हुई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकू अजरबैजान। अगर आप थोड़ा सा भूलते नहीं हैं तो हम लोग अभी अजरबैजान की बात कर चुके हैं, किसमें? चेस वर्ल्ड कप में, जब हम प्रज्ञानंदा की बात कर रहे थे। चलिए अगली खबर है स्पोर्ट्स सेक्शन से ही। इप्सा वर्ल्ड गेम्स बहुत जरूरी है, मतलब परीक्षा में आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। इप्सा का मतलब हो गया, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है ना, तो ब्लाइंड जो प्लेयर्स है ना, उन लोग का ये गेम है। और इप्सा जो वर्ल्ड गेम्स है ये 14 जुलाई से 27 अगस्त तक के बीच में हुए हैं, और हुए कहां पे हैं? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, तो जो इप्सा का मतलब ब्लाइंड स्पोर्ट से रिलेटेड है ना। डायरेक्ट पूछ लेगा इप्सा तो आप समझ नहीं पाएंगे किसकी चर्चा कर रहा है, लेकिन जब इप्सा वर्ल्ड गेम की बात करी जाए तो हम ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन की बात कर रहे हैं, और इसका आयोजन इंग्लैंड, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है ना, इंडियन वुमेन ब्लाइंड जो क्रिकेट है उसने गोल्ड जीता है, और जो मेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उन्होंने सिल्वर जीता है। ठीक है, तो सबसे जरूरी तो ये होगा कि होस्ट किसने करा है? होस्ट करा है इंग्लैंड, बर्मिंघम ने। और ब्लाइंड स्पोर्ट्स में जो महिलाएं रही हैं, महिलाओं की टीम रही है, उन्होंने गोल्ड जीता है, और जो पुरुषों की टीम रही थी उन्होंने सिल्वर जीता है। ठीक है, तो इप्सा वर्ल्ड गेम्स कहां हुए हैं? तो ध्यान रखना ये इंग्लैंड में हुए हैं, और ये किससे संबंधित है? तो ये जो ब्लाइंड प्लेयर्स हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, ठीक है, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि नीरज चोपड़ा के बारे में। ठीक है, गोल्ड मैन के भी नाम से आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फेम भारत का इन्होंने बढ़ाया है। ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है वो हंगरी में, बुडापेस्ट हंगरी में हुई है, और इसमें जो हरियाणा के नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने पहले भारतीय के रूप में एक जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, मतलब पहले चैंपियन बने हैं, पहले भारतीय जिन्होंने यहां पर वो भाला फेंक में जो है वो फर्स्ट विनर हुए हैं। ये याद रखो कि पहली बार विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन जो है वो विनर हुआ है, तो वो इंडिया का व्यक्ति जो हरियाणा के रहने वाले नीरज चोपड़ा है। इन्होंने 88.17 मीटर का सबसे बेस्ट जो है वो दूरी तक भाला फेंका है, और ये पहले भारतीय हुए हैं, फर्स्ट इंडियन एथलीट हुए हैं जो गोल्ड मेडल जीत पाए हैं। ठीक है ना, इस वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ये क्या भाला फेंक में पार्टिसिपेट करते हैं, और इन्होंने एक गोल्ड जीता है, भारत केवल एक ही गोल्ड जीता, ना तो कोई सिल्वर ना तो कोई ब्रोंज। तो भारत ने एक ही मेडल जीता, और वो भी चैंपियन का। तो पहले भारतीय जिन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा दूरी तक भाला फेंक करके अपना रिकॉर्ड भी बनाया और चैंपियनशिप भी जीती। वैसे आप जैसे ही भाला फेंक की बात होगी आप नीरज चोपड़ा पर चले जाएंगे, मुझे इतना तो विश्वास है। कई बार आप पढ़ते रहते हैं और खूब चर्चा में भी ये टॉपिक रहा है। अगली न्यूज जो आपके लिए है, आपके परीक्षा उपयोगी, वो है वुमेन फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, महिलाओं का जो फीफा है, फीफा मतलब फुटबॉल से रिलेटेड है। फीफा वर्ल्ड कप जो वुमेन का है 2023, वो कहां हुआ था? तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखोगे, वो कहां हुआ था? वो हुआ था स्पेन में। ठीक है ना, सॉरी
कह रहे हैं स्पेन में हुआ, वो आप ध्यान रखेंगे कि वो स्पेन ने जीता है। फीफा वर्ल्ड कप जो वुमेन का हुआ है 2023 में, वो वुमेन टीम जो है वो स्पेन ने जीती है। ठीक है, किसको हराया हुआ है? तो इंग्लैंड को हराया हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो जीतने वाली टीम कौन सी रही? स्पेन विनर रही। ठीक है, और हाँ ठीक है, आप इसके होस्ट कंट्री का नाम मुझे ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि होस्ट कंट्री किसने जो है इसे होस्ट किया था, मतलब कहां पर ये वर्ल्ड कप जो है हुआ है। चलिए जरूर सर्च करके आप बताइए कि ये जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है वो किस देश में होस्ट किया गया है। एक बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2023 की, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ कहाँ है? डेनमार्क में हुआ है। पहली बात तो यही से प्रश्न बनेगा कि बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुई है, तो डेनमार्क में कोपेनहेगन में हुई है। ठीक है, इंडिया को केवल एक जो है मेडल मिला है और वो भी ब्रॉन्ज मिला हुआ है। पाने वाले व्यक्ति जो है वो प्रज्ञॉय HS प्रज्ञॉय, पूरा इनका नाम है HS प्रज्ञॉय। ठीक है, ये एक व्यक्ति हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में एकमात्र मेडल भारत को मिला और वो पाने वाले व्यक्ति कौन है? प्रज्ञॉय, याद रखिएगा। और बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले व्यक्ति कौन है? क्या कहते हैं? प्रणॉय। तो प्रणॉय जो है वो इसलिए जरूरी है कि पूछ लेगा प्रणॉय या HS प्रणॉय किससे संबंधित है या किस खेल से संबंधित है, तो वो संबंधित है बैडमिंटन से। चलिए अगली न्यूज है अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन, मतलब विश्व जो कुश्ती चैंपियनशिप होती है अंडर 20, जो 20 वर्ष से कम आयु के लोग लड़ते हैं, उससे संबंधित है कि जो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन हुई है वहां भारत को जो है, भारत के जो पहलवान हैं उन्होंने 14 मेडल सिक्योर किए हैं, मतलब कि कुल 14 जो मेडल है उन्होंने प्राप्त किया है। कहां हुआ है? ठीक है, अमान, जॉर्डन में, जॉर्डन की जगह है अमान, वहां पर हुआ है। ठीक है, 4 जो गोल्ड पाए हुए हैं, 14 में से जो है वो 4 गोल्ड मिले हैं और वो 4 गोल्ड में ध्यान रखिएगा मोहित कुमार जो है 61 किलो फ्री स्टाइल, ठीक है, कुश्ती में गोल्ड पाए हैं, और प्रिया मलिक जो है वो वुमेन के 76 kg, ठीक है, रेसलिंग में गोल्ड पाई हुई है। अंतिम पंघल जो है वो 53 kg वुमेन गोल्ड, और सविता जो है 62 kg। कई बार ये पूछ लेता है, मतलब किस वो स्टैंडर्ड पे, मतलब कि किस मानक पर जो है 61 kg में किसको गोल्ड मिला है, 76 में किसको मिला है। बट आप मेरी मतलब सलाह से एक बात याद रखिए, इन 4 लोगों का नाम याद करिए कि अंडर 20 जो है रेसलिंग चैंपियनशिप में मोहित कुमार, प्रिया मलिक, अंतिम पंघल और सविता ने गोल्ड सिक्योर करे हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे तब पर भी बात बन जाएगी। ठीक है, और जीता किसने है, तो जैसे ही बोलोगे तो भारत ने जीता है। ठीक है, और कितने मेडल मिले हैं? 14। ठीक है, अगला स्क्वैश वर्ल्ड कप। ठीक है, वर्ल्ड कप का नाम है स्क्वैश वर्ल्ड कप जो है। स्क्वैश वर्ल्ड कप के बारे में अगर क्वेश्चन बनेगा तो कहां हुआ है, ठीक है ना, तो स्क्वैश वर्ल्ड कप जो है वो जीतने वाला कौन रहा, विनर कौन रहा? इजिप्ट, और किसको हराया? मलेशिया को। ठीक है ना, और ये हुआ कहां है? चेन्नई में हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चेन्नई भारत में ये हुआ है स्क्वैश वर्ल्ड कप, और जीतने वाले कौन है? इजिप्ट जीता हुआ है और मलेशिया को हरा करके। ठीक है, ये इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा स्क्वैश वर्ल्ड कप से संबंधित। कई बार ऐसे वर्ल्ड कप के नाम दे देगा, आप पढ़े नहीं रहते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि क्या इसके बारे में हम लोग एज्यूम करें, और बहुत ज्यादा इसकी स्टोरी भी समझने की कोशिश मत करिए। आप पता करिए कि हाँ ये वर्ल्ड कप ये जीते हुए हैं, नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। ठीक है, आप एग्जाम के पहले भी चाहे तो वीडियो देख के जा सकते हैं। अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 जो है कौन जीता हुआ है? उरुग्वे जीता हुआ है। ठीक है, किसको हराया हुआ है? इटली को हरा करके। और ये अंडर 20 वर्ल्ड कप जो 2023 हुआ है वो हुआ कहां है? अर्जेंटीना। ठीक है ना, तो जो
अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? अर्जेंटीना में हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जीता कौन है? उरुग्वे। किसको हरा करके? इटली को हरा करके जीता हुआ है, ठीक है ना। अंडर 20 वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा इन नामों से कि जैसे हम अंडर 20 के कहते हैं, बात करते हैं रसलिंग चैंपियनशिप, तो ये कुश्ती की चैंपियनशिप है, और ये जो है वो हम लोग बात करते हैं ये फुटबॉल की है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो जीतने वाला देश कौन सा है? उरुग्वे। हराया किसको है? इटली को। और कहां पर हुआ था? तो अर्जेंटीना में हुआ था। चलिए अगली न्यूज है, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जिसका दस याद करिए कि तीसरा संस्करण है जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, कहां हुआ है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। जीतने वाले जो देश हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें टॉप करी हुई है, ठीक है, जिसको 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मिले हुए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मेडल पाने वाली यूनिवर्सिटी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी रही। इसका जो शुभंकर है, मैस्कॉट है, वो बारहसिंघा या स्वैम्प डियर कहलाता है। और ये जो शुभंकर इन्होंने स्वैम्प डियर बनाया था ना, उसका नाम रखा है जीतू। तो जीतू किसका नाम रखा है? शुभंकर है, जो बारहसिंघा है, स्वैम्प डियर है, उसी का नाम जो है वो जीतू रख रखा है। तो अगर पूछे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर कौन था, तो फिर वो उत्तर हो जाएगा बारहसिंघा, स्वैम्प डियर या उसी का नाम जीतू, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कहां पर हुआ था, ये बीएचयू के वाराणसी के कैंपस में हुआ है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका जो सेरेमनी था यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमारे मुख्यमंत्री और क्या कहते हैं अनुराग सिंह ठाकुर जो मिनिस्टर हैं वो उन्होंने अटेंड किया था। अभी आप इतना, इससे जरूरी बात क्या याद करना है? खेलो इंडिया गेम यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? बोलोगे उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ स्थल? क्या कहते हैं वाराणसी में हुआ है, बीएचयू के कैंपस में। कौन सी यूनिवर्सिटी जीती है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी जीती हुई है। और इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर जो है वो क्या है? बारहसिंघा है, जिसका नाम जीतू रखा गया है, ठीक है। चलिए अगली खबर है स्पोर्ट्स से ही, ठीक है। और स्पोर्ट्स में अगली खबर 2023 का जो नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया हुआ है, जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं भारत के, उसमें जो है कहां पर हुआ है, इस बात का ध्यान रखोगे। जैसे ही नेशनल गेम की बात आएगी आप तुरंत का तुरंत कहां चले जाइएगा? गोवा। गोवा क्या कहते हैं स्टेट में हुआ है। इसी को गोवा 2023 के नाम से भी जानते हैं। नेशनल गेम का एक नाम और भी है, गोवा 2023। तो गोवा 2023 कुछ और नहीं है, नेशनल गेम है। कहां पर हुआ है? गोवा में हुआ है, बस इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। 37वां संस्करण था, 37th एडिशन था इसका। तो नेशनल गेम्स की जब बात करेंगे तो हम लोग गोवा चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की, तो हम बनारस में इसका आयोजन कर रहे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप करा हुआ है, ठीक है। चलिए पहला जनजातीय खेल महोत्सव, बहुत जरूरी न्यूज है ये, मान लीजिए आप कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहां मनाया गया है। तो ये तो प्रश्न बनने ही है, डन मान के चलिए। पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो है वो ओडिशा में इसका आयोजन हुआ है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनना है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो है उसका आयोजन कहां हुआ है? ओडिशा में हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी जिसने इसको आयोजित किया हुआ है उसका नाम है KIIT यूनिवर्सिटी। अगर KIIT यूनिवर्सिटी को अगर हम लोग फुल फॉर्म में बोलें तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज। तो कलिंगा यूनिवर्सिटी ने प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव जो है ओडिशा में आयोजित किया है। ये जरूरी बात है जो ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये अपने प्रकार का पहला है, इसलिए जरूरी भी हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, किसी न किसी पेपर में आपको ये जरूर टकरा जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, खेल से क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जब बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया है किसको? इंडिया को, और ऑस्ट्रेलिया विनर रहा है, ठीक है ना। हुआ कहां है? ओवल ग्राउंड इंग्लैंड में हुआ है, ओवल ग्राउंड इंग्लैंड, ठीक है ना। ओवल ग्राउंड इंग्लैंड में हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और टेस्ट चैंपियनशिप में चैंपियन कौन बना है? भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया जो है वो चैंपियनशिप
पाई हुई है। ठीक है, थोड़ी और इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो टेस्ट चैंपियनशिप होता है ये 2 साल में एक बार होता है, जहां पर 9 टीम ऐसी होती है जिनको भाग लेना होता है और हर टीम 6 सीरीज खेलती है, 3 अपने घर पे और 3 अपने घर के बाहर। ठीक है, दूसरे देशों में। तो अपने को ये सब नहीं याद करना, अपने को याद करना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ओवल ग्राउंड जो है इंग्लैंड में ये हुआ है, बस इस बात का आप ख्याल रखिए। चलिए अगला बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, वुमेन प्रीमियर लीग। ठीक है, वैसे जब आईपीएल की बात करते हैं तो आपको चेन्नई सुपर किंग याद रहेगी। ठीक है, लेकिन जब वुमेन प्रीमियर लीग की बात करेंगे तो मुंबई इंडियंस जीती हुई है। मुंबई इंडियंस जीती है किसको, दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। 7 विकेट से मुंबई इंडियंस जो है वो दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके विजेता बनी है। तो अगर पूछे वुमेन प्रीमियर लीग जो है WPL जो है वो कौन सी टीम जीती है, तो मुंबई इंडियंस जीती हुई है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे और ये पढ़ते समय आप आईपीएल को बिल्कुल नहीं भूल जाएंगे कि आईपीएल के बारे में। आईपीएल जो इस बार हुआ, विजेता टीम कौन रही, चेन्नई। 5वीं बार 5th टाइम चैंपियन हुई है चेन्नई। ठीक है ना, शुभम गिल को ऑरेंज कैप मिला है। ऑरेंज कैप किस पे मिलता है, रन बनाने में, तो सर्वाधिक रन 890 बनाया हुआ है शुभम गिल ने। मोहम्मद शामी को पर्पल कैप मिला हुआ है, 28 विकेट वो क्या कहते हैं लिए हुए हैं। तो विकेट लेने पर आपको पर्पल कैप और रन बनाने पर ऑरेंज कैप मिलता है। ये 3 इंफॉर्मेशन आप आईपीएल से संबंधित जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट खबर है खेल से ही रिलेटेड और वो है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी की जब बात की जाए तो पहली बात तो ध्यान रखोगे, संतोष ट्रॉफी पूछे तो कहां हुआ है, तो सऊदी अरेबिया में हुआ है। ठीक है, सऊदी अरब में हुआ है। और कौन जीता है, कर्नाटका जीता है। संतोष ट्रॉफी कौन जीता है, कर्नाटका, मेघालय को हरा करके। मेघालय को हरा करके जो है कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी जीत ली है। तो संतोष ट्रॉफी की जैसे ही बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, विनर कौन रहा, कर्नाटका रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने स्पोर्ट का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। स्पोर्ट्स के जितनी भी न्यूज आपके पिछले 6 महीने में चर्चा में थी वो कंप्लीट हो गई है और अब हम लोग दूसरे सेक्शन पर चल रहे हैं और जो कि स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जी को आप जानते हैं कि ऐसी चीजें जो चेंज ना हो। कई बार ये पूछ लिया जाता है विश्व का सबसे लंबा सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ना ऐसे करके जब खबर बन जाती है जो कभी चेंज ना हो, उसी का नाम स्टैटिक जीके है। ऐसे भी क्वेश्चंस खूब बनते हैं, तो आइए एक एक करके इस सेक्शन पे भी बात करते हैं। तो स्टैटिक जीके के सेक्शन में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ध्यान देनी है वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। ठीक है, खूब प्रश्न बन सकता है, कभी भी पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ है, तो भारत में है, कर्नाटका में। और उस प्लेटफॉर्म का नाम अगर देखा जाए तो यहां भी लिखा हुआ है श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली। ठीक है, तो कर्नाटका का ये जो श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी स्टेशन है ना, ये विश्व का सबसे लंबा स्टेशन बन गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके के तहत ये पहली खबर ध्यान रखोगे। दूसरा जरूरी है अंजी खंड ब्रिज। तो अंजी खंड जो ब्रिज है ये ब्रिज बना हुआ है चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी पर। अंजी रिवर जो है वो चेनाब की सहायक नदी है। अंजी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की सहायक नदी, क्या कहते हैं वो सहायक नदी है, मान लीजिए ट्रिब्यूटरी है। और उसी पर बना हुआ है एक ब्रिज जिसका नाम है अंजी खंड ब्रिज। ठीक है, और आप देख रहे हैं ये ब्रिज जो है वो लगातार ऐसे वायर से बना हुआ है और फर्स्ट केबल स्ट्रेट रेलवे ब्रिज इन द कंट्री, पहला केबल पर बना हुआ रेलवे ब्रिज जो है वो भारत का बना हुआ है, अंजी खंड ब्रिज। ठीक है, जैसे ही हम अंजी खंड ब्रिज की बात करते हैं तो पहला प्रश्न बनेगा कहां पर है, तो बोल देना जम्मू कश्मीर में है। बोलेगा किस नदी पर है, तो बोल देना अंजी रिवर पर है। किस नदी की सहायक नदी है अंजी रिवर, तो चेनाब हो जाएगा। और कौन से 2 जगह को कनेक्ट कर रहा है, तो रायसी और कटरा, 2 कनेक्टिविटी के लिए 2 जगह का नाम याद करोगे। और अपने प्रकार का पहला केबल स्ट्रेट जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज, वो बन गया है कौन सा, अंजी खंड ब्रिज। ठीक है, चलिए अगले खबर पे आते हैं और ये भी स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट खबर है। राइट टू हेल्थ ना, पहला राज्य बन गया है राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य बन गया है जिसने राइट टू हेल्थ को अपने यहां कानून बनाकर लागू कर दिया है। राइट टू हेल्थ मतलब समझ रहे हैं कि आपको
स्वास्थ्य के लिए यदि कभी आपको कोई दिक्कत हो जाए तो आपसे ये ना पूछा जाए कि आपके परिजन कहाँ हैं तो आपको इलाज मिले। प्राइवेट या सरकारी कोई भी हॉस्पिटल हो वहां पर आपको आसानी से निःशुल्क इलाज मिल सके। तो राइट टू हेल्थ का मतलब ही है कि जो मनुष्य को, ह्यूमन बींग्स को जो कम से कम सुविधाएं बेसिक चाहिए उन्हें सरकार दे या उन्हें उपलब्ध करवाया जाए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन बोथ एंड पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। एक तरीके से सरकारी और गैर सरकारी दोनों हॉस्पिटल में निःशुल्क जो है आपातकाल में जो ट्रीटमेंट करवाया जाता है उसके लिए एकमात्र राज्य राजस्थान ने नियम बनाया है। और राइट टू हेल्थ को लागू करने वाला प्रथम राज्य भारत का कौन सा बना है? राजस्थान। प्रथम भी है और ओनली भी है, मतलब कि अकेला राज्य भी यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे आप देख रहे होंगे कि देश का पहला मदर मिल्क, ठीक है ना, बैंक यहां पर नहीं होना, बैंक होना चाहिए। मदर मिल्क बैंक मतलब कि मात्र जो माता के दूध से, मतलब उसका स्टोरेज करने के लिए विशेष तौर पे ये इसलिए हो रहा है ताकि जो अनाथ बच्चे हैं उनको फीडिंग करवाई जा सके। तो राज्य का पहला मदर मिल्क बैंक बनाने वाला जो क्या कहते हैं, देश का पहला मदर मिल्क बैंक बनाने वाला जो स्टेट है वो उत्तराखंड है। ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मदर मिल्क बैंक ऑर्फन्स के लिए कौन से राज्य ने बनाया है? तो उत्तराखंड ने सेटअप किया है। इससे जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दिए जा सकेंगे। ठीक है, आफ्टर देयर पेरेंट्स आर डेड और मदर इज डेड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है वो बनाई गई है, और ये कहां से कहां तक चलेगी? तो भैया ये हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट से चलेगी, और भारत की पहली जो है हाइड्रोजन फ्यूल पावर ट्रेन इंडिया में कहां चलेगी? तो हरियाणा। और किस डिस्ट्रिक्ट से चलेगी? तो भैया ये जिंद डिस्ट्रिक्ट याद रखना, हरियाणा भी याद रखना। ठीक है, एक साइक्लोन आया है, उसका नाम है बिपरजॉय। आया था, आया है नहीं। तो बिपरजॉय साइक्लोन जो है वो अरेबियन सी में आया है, मतलब कि अगर ये भारत है तो भारत के इस पश्चिम साइड अरेबियन सी में आया है। ज्यादा इसका फर्क जो है पाकिस्तान, राजस्थान और गुजरात वाले एरिया पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ओरिजिन कहां हुआ है? अरेबियन सी में, पहली बात का ध्यान रखोगे। और नाम किसने दिया है? तो बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया है। अगर बिपरजॉय के लिटरल मीनिंग की बात की जाए तो बिपरजॉय का मतलब आपदा होता है। आपदा बंगाली में बिपरजॉय का मतलब आपदा होता है, डिजास्टर होता है। तो अरेबियन सी में आए हुए इस बिपरजॉय का नाम देने वाला बांग्लादेश है। बी फॉर बांग्लादेश। वैसे भी चाहो तो अगर आप याद कर सकते हो, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पहले हाइड्रोजन फ्यूल पावर ट्रेन चलाई है, मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां शुरू हुई है? हरियाणा में हुई है। बिपरजॉय का नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने दिया। बिपरजॉय का अर्थ क्या है? कौन से सागर में आया है ना, ये सब आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। खूब ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि शहरों के नाम बदल दिए गए, स्टेशन के नाम बदल दिए गए। तो भैया एक तो नाम बदल दिया गया है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की एक जगह का, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने घोषणा करी है कि आज के बाद जो है वो अहमदनगर जो है वो अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। तो आप यहां देख भी रहे होंगे अहमदनगर जो है वो कटा हुआ है और अहिल्या नगर लिख दिया गया है। तो महाराष्ट्र का जो अहमदनगर है वो अब किस नाम से जाना जाएगा, या उसका रीनेमिंग क्या हुआ है? तो अहिल्या नगर हो गया है। इस भी बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला इंफॉर्मेशन जो है वो है कि एक यूरिया जो है वो पीएम मोदी ने राजस्थान से लॉन्च करी है। यूरिया का नाम है यूरिया गोल्ड ना। यूरिया मतलब जैसे क्या होता है कि हम लोग जो अपने खेतों में यूरिया डालते हैं तो जल्दी वो गल जाती है, नाइट्रोजन उसका जल्दी खत्म हो जाता है, और इसकी वजह से जो है वो बहुत दिनों तक पोषण नहीं दे पाता। तो ये जो यूरिया गोल्ड है ना, इसमें सल्फर की कोटिंग की गई है। सल्फर की कोटिंग होने से एक फायदा है कि वो नाइट्रोजन को धीरे धीरे मुक्त करेगा, और जो खेतों की सल्फर की पूर्ति होगी वो भी कर पाएगा। तो वो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा दिनों तक या थोड़े ज्यादा दिनों तक रह पाएगा, इससे उर्वरक क्षमता बढ़ सकती है। तो ये राजस्थान से लॉन्च हुआ है यूरिया गोल्ड। ठीक है, इसमें किसकी कोटिंग होती है? सल्फर की कोटिंग की जाती है। सल्फर की कोटिंग से एक्चुअली होता क्या है, तो नाइट्रोजन का क्रमिक रिलीज होता है, एक साथ नहीं खत्म हो जाता, धीरे धीरे जो है वो समाप्त होता है। इससे न्यूट्रिएंट्स वहां पर
बचे रहते हैं, जो पोषक तत्व हैं वो खेत में बचे रहते हैं। तो यूरिया गोल्ड कहां से लॉन्च हुआ ये ध्यान रखना, और इसमें किसकी कोटिंग होती है इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सल्फर का पूर्ति तो होगा ही, साथ ही साथ एक चीज और फायदा हो जाएगा, और वो है कि नाइट्रोजन धीरे धीरे रिलीज होगा, जिससे कि आसानी से पोषक तत्व बनाए जा सकते हैं, मतलब काफी देर तक, दिनों तक। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन आसाम। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब ये है एक जगह पर, एक ऐसी जगह जहां से कनेक्टिविटी खूब जोड़ दी जाए, और कनेक्टिविटी जोड़ दी जाएगी, हर प्रकार के वहां पे साधन अवेलेबल हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकता है। तो ऐसे पार्क में पहला पार्क जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना है वो आसाम में बना है। ठीक है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बना है, आसाम में, और जगह पूछ ले। ठीक है, तो जोगी घोपा आसाम में जो है पहला लॉजिस्टिक पार्क जो है भारत का बना है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, इस तरह से स्टैटिक जीके का भी पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और जैसा कि हमने कहा था कि आपको उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो दो चीजें कंप्लीट हो गई हैं। आप हम लोग तीसरे सेक्शन की ओर चल रहे हैं, इंटरनेशनल न्यूज, वो न्यूज जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जरूरी है, उनसे संबंधित चीजों को हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए, एक खबर है आपके लिए, वो ये है कि उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने यहां जनमत संग्रह करवाया कि हम अपने संविधान को दोबारा लिखें। तो अगर कभी भी ये पूछ ले कि ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने देश में सहमति प्राप्त कर ली अपने देश के संविधान को रीराइट करवाने के लिए, दोबारा ये संविधान अपने देश का लिखेंगे, तो उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके राष्ट्रपति ने, ठीक है, रेफरेंडम करवाया, जनमत संग्रह करवाया, किस लिए, ताकि संविधान दोबारा लिखा जाए। तो कौन से हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने जनमत संग्रह करवाया अपने देश के संविधान को दोबारा लिखने के लिए, तो उत्तर आपके सामने है उज्बेकिस्तान। ठीक है, आप उज्बेकिस्तान का लोकेशन मैप पे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपको कैस्पियन सी से रिलेटेड कुछ और जानकारी मिल जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि डेनमार्क विश्व में पहला देश बन गया है जो इंपोर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को विदेशों से ले आएगा और ले जाकर के समुद्र में उसके नीचे, ठीक है, बैरल्स में या किसी चीज में पैक करके और रख देगा। डेनमार्क पहला विश्व में ऐसा देश बन गया जो CO2 को इंपोर्ट करेगा और दफना देगा कहां पर, समुद्र के नीचे। समुद्र के नीचे CO2 को ना संग्रहित करने वाले और आयात करके संग्रहित करने वाले देश में पहला देश कौन सा बन गया है, डेनमार्क बन गया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि डेनमार्क ने कहा है कि हम जो है स्टोर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को 1800 मीटर्स ना, मेट्रिक टन्स होने चाहिए यहां पर। ठीक है, बीनीथ, अच्छा 1800 मीटर बीनीथ द नॉर्थ सी। ठीक है, नॉर्थ सी के किस, अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, किस सी में, तो नॉर्थ सी में डेनमार्क करेगा ना CO2 को प्रिजर्व। 1800 मीटर नीचे, मतलब जमीन में अंदर जो है वो ले जाकर के उसे रखेगा। ऐसा करने वाला ये पहला देश है, पहला देश जो CO2 को इंपोर्ट करके क्या करेगा, उसे समुद्र के अंदर 1800 मीटर नीचे ले जाकर के इकट्ठा कर देगा। ठीक है, मतलब रख देगा। ऐसा करने वाला देश कौन सा बना, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी अगर आपको पता हो तो मुझे बता दीजिए। चलिए, बिम्स्टेक 19वीं बैठक हुई है, ठीक है ना, बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक का पूरा अगर फुल फॉर्म आप देखें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, इसी को बिम्स्टेक कहते हैं। ठीक है, ये 7 देशों का एक समूह है। 19वीं बैठक जो हुई है वो बैंकॉक में, थाईलैंड में हुई है, और ऑनलाइन हुई है, मतलब कि वर्चुअली हुई है। ठीक है, फिजिकली ये लोग नहीं गए। जैसे अपने यहाँ G20 हो रही, आज से ही शायद बैठक शुरू है 9 और 10, तो वो लोग वहां आए हैं, जबकि अगर वीडियो कॉल पे रह जाते तो उसी को वर्चुअली बोलते हैं। तो 19वीं बैठक जो मंत्रिमंडलीय स्तर की हुई बिम्स्टेक की, वो कहां हुई, थाईलैंड बैंकॉक में। और 20वीं बैठक जो होगी वो कहां होगी, थाईलैंड में, पुणे। ठीक है, नवंबर 2023, मतलब 2023 के नवंबर में जो 20वीं बैठक होगी वो भी थाईलैंड में ही
होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। 19वीं भी कहाँ हुई है? थाईलैंड में, लेकिन ये वर्चुअल थी। और उसके बाद बिम्स्टेक की 20वीं बैठक भी कहाँ होगी? जो दिसंबर में होगी, वो होगी कहाँ पे? थाईलैंड में। कुल इसके सदस्य देश के नाम याद रखिएगा: बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। चलिए अगली न्यूज आपके लिए है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन स्काई ट्रैक्स रैंकिंग। स्काई ट्रैक्स ने एक रैंकिंग जारी करी है ना, एक संस्था है, उसने एक रैंकिंग जारी करी है जिसमें बताया है कि विश्व का सबसे बढ़िया एयरपोर्ट कौन सा है। तो इसमें भैया चांगी एयरपोर्ट जो है वो सिंगापुर का सबसे बढ़िया एयरपोर्ट जो है स्काई ट्रैक्स रैंकिंग के अनुसार आया है। पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि छांगी जो एयरपोर्ट है वो कहाँ है? सिंगापुर में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पूछ ले कभी स्काई ट्रैक्स रैंकिंग के अनुसार सबसे बेहतर जो एयरपोर्ट बना है वो कहाँ बना है? तो भाई वो कहाँ बना हुआ है? वो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है। इसके पहले कतर को यह मेडल प्राप्त था, मतलब पोजीशन प्राप्त थी, लेकिन सिंगापुर ने जो है वो मेडल ले लिया और बेस्ट एयरपोर्ट छांगी एयरपोर्ट जो है वो सिंगापुर का हो गया, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अगला, एक यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, और इस यूनिवर्सिटी ने क्या करा है? अपना कैंपस विदेशों में खोलने की बात करी है। पहली, विश्व की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है ना, डकिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, या डकिन यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं आप ऐसे, डकिन यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतलब अपने कैंपस खोलेगी। तो भारत में इसने यह कैंपस खोलने की बात करी हुई है और ऐसा करने वाली विश्व की पहली जो है यूनिवर्सिटी हो जाएगी। तो आप इस डकिंग यूनिवर्सिटी को याद रखिएगा। डकिंग यूनिवर्सिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है, पहली यूनिवर्सिटी जो अपने कैंपस विदेशों में खोलेगी, मतलब भारत में खोलेगी, ठीक है। तो भारत में ऐसा करने वाली विश्व की पहली यूनिवर्सिटी जो है वो डकिन यूनिवर्सिटी है। एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, कई बार पेपर में पूछ लेता है ऑपरेशन कावेरी क्या है। तो ऑपरेशन कावेरी एक क्या कहते हैं, प्रयास है, ठीक है, जो सूडान में हमारे लोग फंसे हुए थे, ठीक है, उन्हें निकालने का। तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन कावेरी किस देश में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए था? तो सूडान में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए था। हुआ यह था कि सूडान में जो है वो फाइटिंग होने लगी थी आर्मी और एक राइवल पैरामिलिट्री फोर्स, मतलब उन्हीं की अपनी एक देश की पैरामिलिट्री है और आर्मी है जिनके बीच में बात नहीं बन रही थी। वो लोग इंटेंस फाइटिंग में जुड़ गए थे और बहुत सारे भारतीय वहां फंस गए थे। तो भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन कावेरी किस देश में जो है अपने भारतीयों को सुरक्षित करने के लिए था? तो ध्यान रखिएगा वो सूडान में था, ठीक है। तो जो इंडियन नेवी की आईएनएस सुमेधा है ना, वो उसमें इन्वॉल्व भी थी। हालांकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, शायद ना पूछे, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि कावेरी ऑपरेशन जो है किस देश में क्राइसिस से बचाने के लिए था? तो वो सूडान में था, ठीक है। सूडान जो कि अफ्रीका का एक देश है, सूडान के ही नीचे शायद साउथ सूडान है, ठीक है। चलिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। नाटो में हाल ही में ना एक मेंबर शामिल हो गया और अब उसकी संख्या 31 हो गई है और वो शामिल होने वाला नया दोस्त जो है वो फिनलैंड है, ठीक है। तो फिनलैंड ने जो है वो नाटो की सदस्यता ले ली है और वह 31वां मेंबर नाटो का बन गया है। नाटो का फुल फॉर्म आप जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यह अमेरिका यूरोपीय देश का एक समूह है। मतलब इस समय अगर आप देखें तो रूस और यूक्रेन की जो लगातार लड़ाई चल रही है, तो नाटो जो है वो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है अगेंस्ट रूस, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे शिफ्टिंग हो रही है, कुछ लोग नाटो की तरफ अपने रुख को दिखा रहे हैं, कुछ लोग रूस को कमजोर समझते हुए, यह कहा जाए कि आरोप लगाते हुए बहुत से लोग नाटो में शामिल हो रहे हैं। नाटो एक ऐसा संगठन है जिसमें एक किसी भी देश पर हमला जो है वो सभी पर हमला कंसीडर किया जाता है और इस तरीके से ये संगठन एक दूसरे देश की रक्षा करता है। तो कई बार यूक्रेन भी तो प्रयास कर चुका है कि हम नाटो के सदस्य बन जाएं, तो ये मेंबर्स हमारी तरफ से लड़े। बाय द वे, नाटो में कुल 31 मेंबर हो गए हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है, ठीक है ना। तो इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है और इसके 31वें मेंबर के रूप में फिनलैंड शामिल हुआ है। नाटो का सबसे नया मेंबर कौन सा है? तो फिनलैंड, ठीक है।
चलो अगली खबर है, कुछ लोग गए थे घूमने, टाइटेनिक का जो मलबा था या टाइटेनिक में जो बचा खुचा था उसको देखने के लिए कि कैसा टाइटेनिक रहा होगा। शायद इसी की खबर लगाने के लिए कुछ लोग एक क्या कहते हैं, पनडुब्बी ही कह लीजिए, हालांकि ये समरसिबल जैसा नहीं है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो सबमरीन नहीं है, समरसिबल है, पनडुब्बी का छोटा रूप मान लीजिए। और ये उसमें बैठ करके नीचे जाते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां हो जाती हैं और पुनः वह समरसिबल ऊपर नहीं आ पाता, ऑक्सीजन उसकी खत्म हो जाती है और लोग मारे जाते हैं। कई बार इससे लोग यह भी कहते हैं कि जिसको जहां मरना है वो वहां लगभग पहुंच ही जाता है। सारे अमीर व्यक्ति थे और वो जाकर के नीचे टाइटैनिक जहां पे डूबी हुई थी वहीं पर रह गए, और इसकी खोज करने चूंकि गए थे तो टाइटैनिक से ही संबंधित नाम रखा टाइटन। तो टाइटन सबमर्सिबल है, ये जो है एक्सप्लोर करने गए थे टाइटैनिक के बारे में, ठीक है, और वहीं पर ये समाप्त हो गई, वहां पे लोगों की डेथ हो गई, ये पुनः वापस नहीं मिली। ये ऑपरेट की जाती है एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम है ओशियन गेट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टाइटन सबमर्सिबल जो चर्चा में था इसकी पेरेंट कंपनी कौन है या कौन इसे ऑपरेट करता था, तो ओशियन गेट। ये प्राइवेट एक चीज है, आपको भी अगर क्या कहते हैं जाना है तो आप इनके खर्चे को वहन करके और कहीं पर भी डेप्थ में जा सकते हैं। इट इज अ सबमर्सिबल ना, एक सबमर्सिबल है जो डीप सी में जाकर के एक्सप्लोर कराने में आपको मदद करेगा। एक ब्रिज है जो विश्व का भारत का लॉन्गेस्ट टनल बन गया है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है ये पहले नशेरी टनल के नाम से फेमस था, लेकिन अब इसका नाम बदल के रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया है। भारत की सबसे लंबी टनल के रूप में कौन है, वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। 9.34 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। चेन्नानी डिस्ट्रिक्ट से ये शुरू होती है और नसेरी डिस्ट्रिक्ट में ये खत्म होती है, ठीक है। तो चेन्नानी से नसेरी डिस्ट्रिक्ट, ये दो बात याद रखिएगा, कनेक्ट करती है। और जगह पूछ ले तो उधमपुर को कनेक्ट करती है किससे, रामबन, जम्मू में, ठीक है ना। तो उधमपुर और रामबन को कनेक्ट करती है और ये चेन्नानी डिस्ट्रिक्ट और नसेरी डिस्ट्रिक्ट में जाके खत्म होती है। 9.34 किलोमीटर की ये टनल है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इसका नाम रखा गया है, पहले इसे नसेरी टनल के नाम से जाना जाता था। ये लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे लंबी टनल है। WHO ने हाल ही में अजरबैजान और तजिकिस्तान को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है, ठीक है। हाल ही में WHO द्वारा किन दो देशों को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया, तो अजरबैजान और तजिकिस्तान, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अजरबैजान और तजिकिस्तान को हाल ही में WHO ने क्या घोषित कर दिया, मलेरिया फ्री, कि अब इनके यहां जो है वो मलेरिया एक समस्या नहीं है। डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है ना, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, पोस्टल से पोस्ट ऑफिस के बारे में थोड़ी सी समझ आपकी डेवलप हो रही होगी। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की अगर बात कर ली जाए तो उसकी एक ऑफिस जो है वो बनाई गई है कि रीजनल ऑफिस बनाई जाए, कहां पर, नई दिल्ली में। तो ये बस इतना ही याद रखोगे कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का जो रीजनल ऑफिस कहां पे सेटअप किया गया है, तो वो नई दिल्ली में सेटअप किया गया है, इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का रीजनल, क्षेत्रीय जो ऑफिस है वो कहां रखा गया है, तो आपको ये पता होगा कि अब कि वो नई दिल्ली में है, ठीक है। विश्व में एक देश है जो योगा करके अपनी पहचान बनाना चाहता है। वैसे योगा बहुत अच्छी चीज है, हमारे यहां भी योग दिवस के रूप में आप 21 जून को मनाते हैं। विश्व में अब लगभग स्वास्थ्य को देख करके हर देश योग की तरफ मुड़ रहा है, लेकिन इन्होंने तो अलग ही अपना सिस्टम बनाया। ओमान नाम है, ओमान देश है, और जो पहला ऐसा विदेशी देश हो गया, दूसरा देश हो गया
जो योगा के थ्रू अपने देश को प्रमोट कर रहा है ना, योगा के माध्यम से अपने देश की प्रसिद्धि करवाने वाला या अपने देश को आगे बढ़ाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो योगा को थीम के रूप में रख करके अपने देश में प्रमोशन कर रहा है, और वो देश कौन सा है? ओमान। ओमान इज द फर्स्ट कंट्री, पहला ऐसा देश है जो योगा के माध्यम से अपने देश को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, एक संगठन है उसका नाम है आईबीसीए। आईबीसीए डायरेक्ट दे देगा तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अगर पढ़ लोगे तो शायद समझ में आए। तो आईबीसीए ने एक चीज लॉन्च करी है कि हम 7 बड़ी बिल्लियों को बचाएंगे। 7 बड़ी बिल्लियों को, बड़ी बिल्ली मतलब बिल्ली की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। तो जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए है उसने लॉन्च करा हुआ है, मतलब भारत द्वारा लॉन्च किया गया, ऐसे मान लो कि आईबीसीए जो है वो भारत का संगठन है, तो भारत ने लॉन्च करा है 7 बड़ी बिल्लियों को बचाने का बात। 7 बड़ी बिल्लियां दिख रही होंगी कि कितनी छोटी बिल्लियां हैं। बिग कैट 7, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा या कॉगर या जगुआर और चीता, ये जो प्रजातियां हैं जो कैट फैमिली में आती हैं, इन 7 कैट फैमिलीज को बचाने का एक प्रयास आईबीसीए द्वारा भारत ने शुरू किया है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है आईबीसीए भारत में लॉन्च करता है 7 बिग कैट को बचाने का एक प्रोग्राम, और 7 बिग कैट का नाम क्या है? टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा और साथ में जगुआर और चीता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पहला ऐसा देश बन गया है न्यूजीलैंड, जिसने अपने यहां प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया। हालांकि प्लास्टिक वहां और पहले बैन हो गई थी, प्लास्टिक 2019 में ही बैन हो गई थी, लेकिन पतले कुछ बहुत प्लास्टिक के बैग चलते थे। लेकिन अब न्यूजीलैंड ने कह दिया कि भाई वो भी नहीं चलेंगे। तो 100% प्लास्टिक फ्री देश बनने वाला विश्व का कौन सा देश है? फर्स्ट कंट्री, पहला देश बन गया कौन? न्यूजीलैंड, जो प्लास्टिक बैग्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है। टर्की में थर्ड डिकेड मतलब लगभग 30 सालों से एक व्यक्ति लगातार चुनाव जीतते चले आए हैं, और उनका नाम है अर्दोगन, ठीक है। तो इस बात का नाम याद रखिएगा कि अर्दोगन जो है वो टर्की सिलेक्शन को पुनः जीते हुए हैं, 30 सालों से वहां पर राज कर रहे हैं। तो ये नाम थोड़ा सा पॉपुलर हो जाता है और पूछा जा सकता है कि टर्की में जो है वो कौन सा व्यक्ति लगातार 30 सालों से, ठीक है, वहां की मुख्य भूमिका में है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम क्या है? अर्दोगन। इस तरह से इंटरनेशनल न्यूज खत्म होता है और हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? नेशनल न्यूज के बारे में, ठीक है। नेशनल न्यूज मतलब वो घटनाएं जो अपने भारत देश में हो रही हैं, अपने आसपास हैं और परीक्षा उपयोगी हैं। तो सबसे पहला खबर जो इसके बारे में है वो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, ठीक है, NIMS। एक सर्वे हुआ है, ठीक है ना। इनोवेशन मतलब कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग, राष्ट्रीय निर्माण नवाचार सर्वेक्षण, ठीक है। इसके तहत कर्नाटका को फर्स्ट पोजीशन मिली है। कहा गया है कि सबसे इनोवेटिव स्टेट वही है, नवाचार सबसे ज्यादा कर्नाटका कर रहा है। तो इनोवेटिव इंडेक्स में या इनोवेशन जो सर्वे आया हुआ है, नवाचार संरक्षण हुआ, वो सर्वेक्षण हुआ है, उसमें पहला फर्स्ट उस पे क्या कहते हैं टॉप पर रहने वाला राज्य कौन सा है? वो है कर्नाटका। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो सर्वे कराया गया है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब कि यूनिडो और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और यूनिडो द्वारा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दो संस्था है, उसी के द्वारा जो है ये सर्वे कराया गया है। और पहला स्टेट कौन सा बना है? कर्नाटका। आप चाहें तो हिंदी में भी ये लिखा हुआ है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र का जो औद्योगिक विकास संगठन है और जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, दोनों ने मिलकर के इनोवेशन सर्वे करवाया। कर्नाटका को पहली रैंक मिली है, ठीक है। एक पोर्ट है आंध्र प्रदेश का, ठीक है,
चर्चा में है, बस इतना ही याद रखो। कुछ कोई पूछ ले मछलीपत्तनम पोर्ट कहाँ है, तो मछलीपत्तनम पोर्ट की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश पे चले जाना, बस इतना ही ध्यान रखो। अगर पूछ ले कि आंध्र प्रदेश का जो पोर्ट है मछलीपत्तनम, या मछलीपत्तनम किस राज्य में है, तो आप उसे बता देंगे कि ये आंध्र प्रदेश में है। केरला नहीं चले जाइएगा, दूसरे राज्य मत चले जाइएगा, ठीक है। और G20 की बैठक हो ही रही है, और उसके पहले ही ये नई संसद का भी खूब प्रोपेगेंडा हुआ है। तो ये नई संसद जो बनी है, ये डिजाइन किसने करी है ना, तो नाम याद रखना, बिमल पटेल, ठीक है। तो बिमल पटेल नाम के व्यक्ति है जो नई संसद, यही है भाई साहब, इन्होंने ही नई संसद का डिजाइन दिया हुआ है। संसद भी आपके सामने है, ठीक है। एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ, ऑपरेशन करुणा नाम है, ऑपरेशन करुणा। अभी आपने कावेरी पढ़ा था सूडान के लिए, ऑपरेशन करुणा के बारे में जान लीजिए। ऑपरेशन करुणा अगर पूछा जाए तो ये म्यांमार के लोगों की मदद करने के लिए हुआ था। तो म्यांमार में ऐसा क्या हो गया कि मदद करने की आवश्यकता पड़ गई, तो एक वहां पर साइक्लोन आ गया है, ठीक है ना। तो साइक्लोन जो आया था उसका नाम था मोछा। तो मोछा, कभी कभी इसको मोखा भी कहते हैं, MOKHA, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मोखा या मोछा है, इसका नाम यमन ने दिया था। यमन में कॉफी प्रोड्यूस करने वाली एक जगह है जिसका नाम है मोछा, उसी के नाम पर ये जो है वो नाम दिया है, यमन ने नाम दिया है मोछा। और ये मोछा साइक्लोन आया था कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, और ये इस तरह से सबसे ज्यादा म्यांमार को हिट किया था। तो म्यांमार को जब बहुत दिक्कत हो गई, तो अफेक्टेड पार्ट जो बांग्लादेश और म्यांमार था, उसी की मदद करने के लिए, वहां पर जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम है ऑपरेशन करुणा। करुणा का मतलब ही है कि आप उन पर दया दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है जहां पर समस्या ज्यादा है वहां जरूरत के सामान पहुंचा रहे हैं। तो ऑपरेशन करुणा याद रखना, ऑपरेशन कावेरी भी याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ, एक पोर्ट है, नाम से ही पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। एक पोर्ट है जिसका नाम है दौकी पोर्ट, दौकी लैंड पोर्ट। दौकी लैंड पोर्ट जो है वो है कहां पे, तो मेघालय में है, ठीक है। तो बांग्लादेश और क्या कहते हैं भारत के बीच में एक अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पाए, उसके लिए एक पोर्ट जो है मेघालय में इनॉग्रेट किया गया है, और उस पोर्ट का नाम क्या है, दौकी लैंड पोर्ट। तो अगर कभी पूछ ले दौकी लैंड पोर्ट जो है ये है कहां पर, तो ये भारत में मेघालय में है, नॉर्थ ईस्ट में, और इसका उद्देश्य यही है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में अच्छा संबंध स्थापित हो सके। तो द्वाकी लैंड पोर्ट के बारे में याद रखना, जैसे मछलीपत्तनम आपने आंध्र प्रदेश के लिए याद रखा है, ठीक है। G20 की बैठक आज से ही हो रही है। आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि G20 की बैठक के लिए कौन सी जगह को सजाया गया है, तो उस जगह का नाम क्या है, भारत मंडपम। भारत मंडपम एक जगह है, मतलब एक एरिया है जिसका नाम भारत मंडपम है, ठीक है। ये इसको आप प्रगति मैदान के नाम से भी जानते हैं। वैसे अगर इसका अंग्रेजी में नाम देखा जाए तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, IECC, इसी का नाम है भारत मंडपम। तो भारत मंडपम जो है वहां पर उसको स्थान सुनिश्चित किया गया है G20 समिट के लिए, जो 18वीं हो रही है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, ठीक है। जो अगली G20 होगी, ठीक है, 2024 में, वो रियो डी जेनेरियो में होगी, ब्राजील होस्ट करेगा। और उसके बाद 2025 में जो G20 होगी उसको साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। ये भी दो आप फैक्ट याद रख सकते हैं। 2023 की भारत होस्ट कर रहा है, 24 ब्राजील रियो डी जेनेरियो करेगा, और साउथ अफ्रीका 2025 में करेगा। और भारत मंडपम ये जगह है जहां पर G20 की बैठक का वेन्यू चुना गया है। इसका एक नाम IECC भी है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, या इसी को प्रगति मैदान के नाम से भी जान सकते हैं। बेंगलुरु पहला ऐसा शहर हो गया है, ठीक है ना, जो सिटीज कल्चर फोरम में शामिल हुआ है। एक संगठन है जिसका नाम है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, WCCF, ठीक है। तो WCCF एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय, और उन्होंने बेंगलुरु को शामिल कर लिया है WCCF में, ठीक है। और इस प्रकार से बेंगलुरु 41वां मेंबर बन गया है,
140 मतलब फर्स्ट मान लो 41वां जो है वो मेंबर बन गया है किसका, इस फोरम का। तो अगर आपसे पूछ ले भारत में WCCF का या सिटीज कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला भारत का कौन सा शहर है, तो भैया शहर कौन सा है, वो है बेंगलुरु। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एक बड़ा सा परिसर बनाया गया है, ठीक है ना, मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, और इसका बहुत ज्यादा संबंध है हड़प्पा से। और अगर जैसे ही आप हड़प्पा को जानते हैं तो आपको गुजरात जाने में कोई गुरेज नहीं होगा। ठीक है, तो जो बिगेस्ट वाटर, भारत का जो सबसे बड़ा अंडर वाटर मरीन म्यूजियम, समुद्री जो म्यूजियम बनाया जा रहा है, वो भी इसी में होगा, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में ही विश्व भारत का एशिया का सबसे बड़ा वाटर मरीन म्यूजियम भी होगा। ठीक है, और ये है कहां पर, लोथल। लोथल को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कहां से, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की पोर्ट सिटी किसको कहते हैं, लोथल, गांधीनगर गुजरात। ठीक है, तो लोथल में है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, और इसी मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में ही एशिया का सबसे बड़ा मरीन म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। ठीक है, मतलब जल के अंदर संग्रहालय। ठीक है, मरीन म्यूजियम। ठीक है, तो जैसे ही मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स की बात आए तो गुजरात से जोड़ लीजिएगा, लोथल से। ठीक है, केरला ने क्या किया है, अपने यहां पहला राज्य बन गया है जो वाटर बजट देता है। वाटर बजट क्यों देना, केरल में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर समर के समय में, मतलब गर्मियों के समय में पानी की शॉर्टेज हो जाती है। तो केरला पहला राज्य है जिसने वाटर बजट का कॉन्सेप्ट लिया है कि हम वाटर के लिए अलग से बजट रखेंगे जिससे कि हम रिवर को लिंक कर सकें या पानी की शॉर्टेज से लड़ सकें। ठीक है ना, तो केरला पहला ऐसा राज्य हो गया है जिसने अपने राज्य में एक नए प्रकार का बजट इशू किया है, और उस बजट का नाम है वाटर बजट। ठीक है, जल पर अलग से बजट जो है प्रस्तावित करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो केरला है। ठीक है, गर्मियों के समय में वहां पानी की समस्या होती है, तो वाटर बजट इशू करने वाला पहला राज्य केरला हो गया। ठीक है, पहला वाटर मेट्रो पूछा गया है, पहला वाटर मेट्रो कहां है। ठीक है ना, तो इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो कहां है, कोची में है। कोची कहां है, केरला में है। ठीक है, तो फर्स्ट वाटर मेट्रो कहां पे है, तो कोची, केरला। ठीक है, फैक्ट है, जस का तस याद रखो। एक जो है तितली ढूंढी गई जिसका नाम है ब्लू पेंसी। तो ये जो ब्लू पेंसी है ना, इसको राज्य का जो है ऑफिशियल बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की आधिकारिक जो है वो तितली के रूप में मान लिया गया है। उस तितली का नाम क्या है, तो उस तितली का नाम है ब्लू पेंसी। ठीक है, ऐसी दिखेगी, और साथ में अगर उसका नाम आप देखना चाहते हैं तो जुनोनिया अरिथ्या, मतलब ब्लू पेंसी एक तितली है जिसको जम्मू कश्मीर की, ठीक है, ऑफिशियल बटरफ्लाई, ठीक है, घोषित कर दिया गया है। जैसे हम लोग आधिकारिक पशु घोषित करते हैं, पक्षी घोषित करते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर की तितली, ठीक है, इसकी जैव विविधता के संरक्षण के लिए ऐसा किया गया होगा। हाँ, टाइगर सेंसस 2022, 4 साल में ये सेंसस होता है। 2022 मतलब पहले हुआ होगा 2018, तो 2018 से 2022 के बीच में अगर देखा जाए तो लगभग 200 टाइगर में वृद्धि हुई, 200 टाइगर ज्यादा हुए, जो कि लगभग 6.7% का ग्रोथ मिला हुआ है। ठीक है, तो लगभग 7% का ग्रोथ हुआ है टाइगर की संख्या में। टाइगर हम लोग बचा रहे हैं, उसके लिए नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स खूब सारे, ठीक है, बना रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइए, ढूंढ करके, अपने भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं इस समय, और सबसे ज्यादा किस राज्य में है, दोनों का उत्तर दीजिएगा। सबसे ज्यादा कहां है और भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं। ठीक है, तो कुल टाइगर रिजर्व अगर वर्तमान में देखा जाए तो हमारे यहाँ संख्या 2022 में कितनी है, 3167। ठीक है, और 2022 के बाद 23 हो गया है तो कुछ बढ़ ही गए होंगे। ठीक है, तो पहले कितने थे, 2018 में कितने थे, 2967, लगभग 200 बढ़े हैं। सबसे ज्यादा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, फिर कर्नाटक में, और फिर उत्तराखंड में। ये तीनों याद रखना, MKU। ठीक है, मध्य प्रदेश और कर्नाटक और फिर उत्तराखंड। ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक, फिर उत्तराखंड।
चाहो तो सबसे कम की संख्या में भी देख सकते हो, मिजोरम, नागालैंड और झारखंड, लेकिन आप इसे ही फर्स्ट 3 को याद रखिए। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर कहाँ है, कर्नाटक में, और फिर उत्तराखंड में। वैसे अगर चीता स्टेट भी कहा जाए तो चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश है और टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश है, ठीक है, दोनों भी याद रखिएगा। अमित शाह जी ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा चलाए गए एक सैनिक स्कूल का, ठीक है ना, पहला ऐसा सैनिक स्कूल का वो फाउंडेशन स्टोन रखा, मतलब उसकी शुरुआत करी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है ना। तो कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल, अपने देश में पहला कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल कहां, ठीक है ना, वो सॉरी क्या कहते हैं, किस जगह पर खोला गया, या तो ये पूछ सकता है कि किसने जो है वो सैनिक स्कूल जो है वो इनॉग्रेट किया है, मतलब पहला इस प्रकार का कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल की शुरुआत किसने करी है, ठीक है। अब लगे हाथ एक बात और खोज लीजिएगा कि किस जगह पर हुई है ना, किस जगह पर, मतलब प्लेस आप खोज लीजिएगा कि किस प्लेस पर जो है वो ये कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल की स्थापना हुई है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, जस्ट नाम ही याद रखिए, ठीक है, साई हीरा, एक मिनट, साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, इस नाम को याद रखिए, साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर कहां पे ओपन हुआ, तो आंध्र प्रदेश में हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पूरे नाम को याद रखना बस, साई हीरा कन्वेंशन सेंटर कहां हुआ, ठीक है ना, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ है, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर पीएम मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है और हुआ कहां पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है। एक खुशखबरी है गेम खेलने वालों के लिए, मध्य प्रदेश ने जो है ये कहा है कि हम एक एकेडमी खोलेंगे, ठीक है, गेमिंग एकेडमी, ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी, ठीक है, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने करने को कहा है। तो ये खुशखबरी हो सकती है उनके लिए जो ऑनलाइन गेम्स खूब खेलते हैं या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। एक नाम चर्चा में है अकीरा करके, अकीरा का बिल्कुल सिंगर से कोई नाता नहीं है, ठीक है। अकीरा एक मालवेयर है, मतलब एक तरह से मान लीजिए वायरस है, ठीक है ना, एक प्रकार का मालवेयर है अकीरा, जो क्या करता है, कंप्यूटर को हाईजैक कर लेता है और आपके डेटास को चुरा लेता है, देन आपसे पैसे वैसे मांगता है कि पैसा दो तब जाकर के आपका डेटा सुरक्षित करेंगे, ठीक है। तो एक संस्था, ठीक है ना, सर्ट इन का मतलब है इंडियन और सर्ट का मतलब है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है ना। तो सर्ट इन जो संस्था है उन्होंने एक वार्निंग इशू किया है कि भैया बच के रहिए एक नए जो है रैंसमवेयर से जिसका नाम है अकीरा। तो हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा एक है, तो अकीरा क्या है, ये कोई एप्लीकेशन तो है नहीं, कोई सिंगर तो है नहीं, यह एक रैंसमवेयर है ना, एक तरीके से वायरस है जो हैकिंग कर लेगा, ठीक है ना, आपके डेटा को हैक करके आपसे पैसे वैसे की मांग करेगा, ठीक है ना। एक और न्यूज है आपके लिए, लवासा पहला ऐसा प्राइवेट हिल स्टेशन बन गया, बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, पहला ऐसा प्राइवेट हिल स्टेशन जिसका नाम क्या है, लवासा, जिसे 1.8 हजार करोड़ में बेचा गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये पहला प्राइवेट हिल स्टेशन अगर पूछे तो उसका नाम याद रखोगे लवासा, और ये है कहां, पुणे के नजदीक है, पुणे के नजदीक एक प्राइवेट हिल स्टेशन है, ठीक है, जिसको अभी हाल ही में बेच दिया गया 1.8 हजार करोड़ में। तो अब इसे खरीद करके वो प्राइवेट, जैसे आप कहीं का घर खरीद लो तो वो आपका हो जाए, तो वैसे ही इस हिल स्टेशन को जो है वो खरीद लिया गया इतनी कॉस्ट में। कॉस्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पहला प्राइवेट हिल स्टेशन अगर कोई पूछ ले तो वो पहला प्राइवेट हिल स्टेशन पुणे के पास वेस्टर्न घाट में कौन है, लवासा, लवासा पहला प्राइवेट हिल स्टेशन है, ठीक है, पैसे कमा करके आप यहां जा सकते हैं। नामदा आर्ट ना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो नामदा आर्ट के बारे में जब भी पूछे तो पहली बात नामदा है क्या, नामदा एक आर्ट है, आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ बुनाई होती है, ठीक है, ये
कहाँ पाया जाता है, तो कश्मीर में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं कि सूफी संत एक थे, उन्होंने इस आर्ट से जो है वो लोगों को परिचित कराया था। ठीक है, तो ये एक प्रकार की कालीन है जो भेड़ के ऊन का प्रयोग करके बनाया जाता है और इसमें रंगीन हाथ की कढ़ाइयाँ भी होती हैं। आपको ज्यादा याद न करते हुए इस बात को ध्यान रखिएगा, नामदा क्या है, यह एक प्रकार की आर्ट है। कहाँ की है, तो कश्मीर की है। ठीक है, बस। लांबानी आर्ट, ठीक है ना, तो ये भी एक क्राफ्ट है, आर्ट ही है, जिसका नाम है लांबानी आर्ट। ठीक है, कहाँ की है ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसी दिखती है, कर्नाटका की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, लांबानी। और इसी को बंजारा कम्युनिटी, मतलब जो बंजारे लोग हैं वो लोग इस तरह के आर्ट्स को बनाते हैं और इस आर्ट का नाम है लांबानी। और ये प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है, कर्नाटका में। तो लांबानी आर्ट कर्नाटक से संबंधित है और नामदा आर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार्ड नाम का चैटबॉट मान लो या एआई बोट मान लो, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक वो है। आप इससे जो कहेंगे वो आपकी ये बात मानेगा, जैसे सीरी है एप्पल में और ऐसे ही गूगल ना वो होता है। तो एक अल्फाबेट जो कंपनी है किसकी, गूगल की पेरेंट कंपनी, जिसने गूगल भी बनाया है। आपको पता हो गूगल का पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट। इसने एक चैट बोट कि आप चाहें तो इससे बात कर सकते हैं, ये आपकी बात सुनेगा, फॉलो करेगा, जो भी पूछेंगे ना बताएगा। तो बार्ड चैट बोट हाल ही में चर्चा में रहा। बार्ड क्या है, तो बार्ड एक प्रकार से एप्लीकेशन है, एक ठो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट है, एआई चैटबॉट है। पढ़े रहो, नहीं कुछ और लगा के आ जाओगे। ठीक है ना, एक कंपनी है अल्फाबेट, उसने लॉन्च किया है बार्ड चैटबॉट। ठीक है, तो बार्ड चैटबॉट क्या है, एक तरीके से एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। ठीक है, ये आपकी मदद करेगा तकनीकी रूप से। विश्व की सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड, वाराणसी में विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन मतलब कि अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन, विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, वाराणसी में, अपने बाबा विश्वनाथ की नगरी में। ठीक है, तो मतलब लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल एक्सपो की बात जैसे ही होगी वाराणसी चले जाइएगा। ठीक है, और अगर पूछे किस जगह पर हुआ था, तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इन वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है वहीं पर इसका आयोजन हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन, ठीक है, वाराणसी में। अपने भारत में पहला शहर बना चेन्नई, जिसने क्या चालू कर दिया, नाइट रेसेस, मतलब रात्रि को बाइक वाइक की रेस वो करवाएगा। ठीक है ना, हालांकि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो स्ट्रीट रेसेस होंगी, मान लीजिए स्ट्रीट मतलब गलियों में या छोटे सड़कों पे जो नाइट रेसेस होंगी, उसको आयोजित करने वाला पहला शहर मान लीजिए इंडिया का ही पहला नहीं है, बल्कि कहा जाता है साउथ एशिया का भी पहला है। हालांकि विश्व का पहला नहीं है, विश्व में तो और सारे देश हैं जो नाइट रेसेस होस्ट करते हैं। रेस मतलब वो दौड़ जो लगाते हैं, मतलब रेस वाली बाइक की रेस ना। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है और एक रेसिंग प्रमोशन जो प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने ये न्यू स्ट्रीट सर्किट लॉन्च करी है, कहां पे, चेन्नई में। और यहां पर क्या होगा, नाइट रेसेस का ऑर्गेनाइज वो होगा। तो जो लोग इसके शौकीन हैं उनके लिए अच्छी खबर है। अपने करंट अफेयर्स के लिए बस इतनी बात है कि हाल ही में कौन सा ऐसा शहर है, ठीक है, जिसने नाइट रेसेस को होस्ट करने के लिए एक स्ट्रीट सर्किट को लॉन्च किया है ना, तो वो चेन्नई ने लॉन्च किया है, इतना ध्यान रखना। पाइबॉट क्या है, या हाल ही में चर्चा में रहा ये पाइबॉट है क्या, तो पाइबॉट भैया कुछ नहीं है, ये बॉट भी है और पायलट भी है। इसका मतलब ऐसा रोबोट जो प्लेन उड़ा सके, एक ह्यूमनाइट रोबोट है जो कि पायलट का काम कर सकता है एरोप्लेन में। तो पाइबॉट क्या है, पाइबॉट एक मतलब रोबोट है जो कि पायलट की तरह यूज हो सकता है। कौन से देश ने इसको इन्वेंट किया है, ठीक है, तो साउथ कोरिया ने करा हुआ है। तो वहां पे अब आदमी की आवश्यकता नहीं है, अब यही जो है एरोप्लेन उड़ा सकेंगे।
नमो 108, नमो 108 हाल ही में चर्चा में रहा। नमो 108 क्या है? तो नमो से वैसे आपको मोदी जी लग रहा होगा, ठीक है, आपको अगर लग रहा है तो बिल्कुल सही है। ये एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर है, देख लो भाई साहब, ये मंत्री जी लोग इसको जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका नाम रखा गया है, एक नई वेराइटी है लोटस की, ठीक है, लोटस की एक नई वेराइटी है जिसका नाम रखा गया है नमो 108। 108 इसलिए क्योंकि इसमें 108 पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है। लखनऊ की एक जो वो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कि NBRI। तो लखनऊ बेस्ड NBRI एक संस्था है जिसने इसे डेवलप किया है। 108 पत्तियां होने के कारण इसे नमो 108 कह रहे हैं, और यह लोटस का जो है वो एक वैरायटी है। तो नमो 108 कुछ और नहीं है, फूल ही है, लेकिन नमो का मतलब नरेंद्र मोदी समझ लीजिए, और 108 का मतलब 108 पत्तियां हैं, ठीक है। हालांकि इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंट भी है, बट अभी नमो 108 में ऐसे याद रखिए। इंडिया ने कमिटमेंट किया है कि भैया हम फाइलेरिया 2027 तक मिटा देंगे। फाइलेरिया मतलब आप देखते हैं कई बार पैर में जो है वो सूजन हो जाती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, मसल्स की कोशिकाएं सूज जाती हैं। तो 2027 तक लक्ष्य बनाया है फाइलेरिया को मुक्त करने का। ये परजीवियों से होता है, ठीक है ना, कई बार ये परजीवी मच्छरों के द्वारा भी लाए जाते हैं, तो ये जो आपको ये डिजीज हो जाती है, ठीक है, तो इसको समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2027 रखा गया है। ये जरूरी बात आप ध्यान रख सकते हैं। 3D प्रिंटिंग वाला पहला पोस्ट ऑफिस बना दिया गया है भैया बेंगलुरु में, ठीक है। तो 3D प्रिंटिंग वाला एक पोस्ट ऑफिस जो है वो बन गया है, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, पहला, भारत का पहला, इसलिए जरूरी। कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है, चलने भी लगा है, ऑपरेशनल भी हो गया है, ठीक है। और आज की लास्ट खबर आपके लिए, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, पानी के अंदर। अगर आपको मेट्रो का मजा लेना है तो आप अभी टिकट कटवाइए और पहुंच जाइए वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, हुगली नदी में ये बनाया गया है। तो इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो